आपको रेडी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका भावेश परमार। आप मुझे एक भीम सिंगर भी बोल सकते हैं। नवोदया जो ग्रुप ट्यूशन जो फ्री कोचिंग में करता हूं, उसका एक गुड टीचर भी बोल सकते हैं। बाय प्रोफेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं। सोशल लीडर मतलब कि धोलका में पिछले 11-12 साल से काम कर रहा हूं। तो उस तरीके से भी मेरी पहचान हुई थी। लाइफ में ये लेवल तक मैं पहुंचा हूं दोस्तों, बहुत मैंने स्ट्रगल करके लेवल पे पहुंचा हूं। परिवार मेरा बेसिकली मैं अहमदाबाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से है और बहुत ही यूँ समझ लो कि बैकवर्ड फैमिली से हूँ मैं। हमारे फैमिली में कहा जाता था कि भाई अगर लाइफ में आगे जाना है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा, कैसे भी करके आप कोई अच्छी सी जॉब हासिल करो, ठीक है, तो आप अपने पैरों के बलबूते पर खड़े हो पाओगे और अपने फैमिली का और समाज का गुजारा बसारा कर पाओगे। और मैं उसी लिए माइंड में वही डिसाइड किया कि मेरे को कैसे भी करके कोई अच्छी सी जॉब अगर गवर्नमेंट मिलती है तो अच्छा है। तो वो लाइन पे मैं चलना शुरू किया था और उसी के बलबूते पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया और अच्छी सी जॉब हासिल की। और जॉब के साथ मैं यहाँ धोलका, मेरे मेहंदाबाद से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सेट हुआ। वहाँ पर आने के बाद मेरे को ज़्यादा समाज का इतना नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि अच्छा पढ़ना है और पढ़ने के बाद अच्छी जॉब करनी है, तो अपने फैमिली का अच्छा मैं पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं धोलका एरिया में आया 2010-11 में, और यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सोशली एटमॉस्फेयर देखा और थोड़ा मूवमेंट से मैं कंसल्ट हुआ, फिर मेरे को पता चला कि यार ये सब तो मैं जो यूं समझ लो कि मिला है हमको, जो राइट्स वगैरह मिला है वो तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जितने भी हमारे सोशल लीडर्स हो गए, ज्योतिराव फूले है, सावित्रीबाई है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज है, तो उन लोगों ने जो हमारे लिए जितना सरवाइव किया है और जितना संघर्ष करने के बाद हमारे लिए बाबा साहेब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बलबूते पे हमको पढ़ने का राइट्स मिला, जॉब लेने के राइट्स मिले, और काफी ऐसे राइट्स मिले कि जिस वजह से हम समाज के अंदर ऐसे सर उठाकर काम कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी कुछ सोशली काम करना चाहिए। फिर दोस्तों मैंने, जो मैं जॉब करता था उसके साथ साथ मैंने सोशली अवेयरनेस के लिए थोड़े थोड़े काम करने चालू किए। जैसे कि कहीं कहीं पे जाके मैं बाबा साहेब की थोड़ी बहुत बातें करता था, कहीं पे जाके फैमिली में ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करता था। तो मुझे लगा कि यार मैं एक दो 4, 10, 15 फैमिली से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे जब मैं ये सब बातों में उलझने लगा तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा करना चाहिए। इन बिटवीन मेरे यहाँ पे धोलका में अच्छा एक बिल्डिंग की स्कीम पड़ी और वहाँ पे मैंने मकान परचेस किया। तो वहाँ पे इनिशियली फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा। फिर वहाँ से मेरे जो यूँ समझ लो कि बाबा साहिब की मूवमेंट से रिलेटेड भीम संघर्ष गाथा है, बाबा साहिब की मूवमेंट से रिलेटेड मूवीज वगैरह है, बाबा साहिब की मूवमेंट से रिलेटेड कुछ चलचित्र वगैरह है। ये सब मैंने देखे कि ये सब अगर मैं उसकी कुछ एडवर्टाइज करता हूँ या उसके लिए कुछ पब्लिक गैदरिंग करता हूँ तो उससे अवेयरनेस आएगा। तो उससे रिलेटेड मैंने धीरे धीरे कुछ साथी मित्रों का सहयोग धोलका में लेकर भीम संघर्ष गाथा है, बाबा साहेब के चलचित्र वगैरह है, बाबा साहेब की जन्मदिन मनाना, बाबा साहेब के अलावा दूसरे हमारे जितने भी सोशल लीडर्स थे उनके जन्मदिन, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन डे है, वगैरह वगैरह के सेलिब्रेशंस के रिलेटेड काम करना, बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना, दूसरे परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट लेना, ये सब करता था। तो ऐसा ऐसा करते करते एक आंतरिक खुशी मिलती थी कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बट ये एक वो मोड था कि जिसमें सिर्फ सोशली अवेयरनेस आ रही थी। लेकिन वापिस मैंने देखा कि यार इसमें भी कुछ तो कम या कुछ
खूट रहा है, कुछ कुछ है कि जिससे आउटपुट तो निकलता नहीं है, सिर्फ लोग जान रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन जानने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर लाना है तो कुछ ऐसा आउटपुट लाना है कि जिससे कि 1 2 3 4 सदियां ये हो, तो वो तो मेन चीज है, वो है एजुकेशन। फिर मैंने वापस मैं अपने बैक में गया। मैं एक्चुअली नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ फ्री कोचिंग वगैरह दिया जाए, क्योंकि मैं एज ए गुड टीचर, मेरे अंदर एक एबिलिटी थी। मैं नो डाउट इंजीनियर हूँ। तो मैंने ऐसे ही एक मीडिया में ऐड दे दी कि भाई ये यहाँ फ्री कोचिंग के लिए सेमिनार वगैरह रखा है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना है। और उन्होंने, मैंने उसका डेट डाल दिया, वेन्यू डाल दिया कि भाई ये स्कूल है, वहां पे आप आ जाओ। आप नहीं मानेंगे कि फ्री कोचिंग का नाम सुनकर आ गए 120 रजिस्ट्रेशन पहले दिन पे। तो मेरे को भी लगा कि यार देखो, लोगों में एजुकेशन के लिए कितनी अवेयरनेस है, बस जरूरत है उनको एक जरिया देने की। ठीक है, लोगों को कोई ऐसा एक तिनका चाहिए आगे आने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हैं ऐसे धोलका के आसपास रूरल में, सिर्फ धोलका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदू भारत देश की, कि जहां पर हर एक सिटी के, गांव के जो भी एरिया है, वहां पे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। उनको चाहिए शिक्षा, लेकिन शिक्षा के लिए उनको कोई आगे लाने के लिए कोई है नहीं। तो मैंने वो काम किया कि चलो मैं ये करता हूँ। अब जब मैंने वो शिक्षा का स्टार्ट किया तो बच्चों को मेरा एजुकेशन बहुत पसंद आया, और धीरे धीरे मैं पढ़ाते गया, पढ़ाते गया, पढ़ाते गया। और पहले ही साल मेरे 11 बच्चे पास हुए। 11 बच्चे मतलब कि उनका सारा खाना पीना रहना सब इंडियन गवर्नमेंट लेती है। तो एक समाज के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज गया कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो क्योंकि लोग प्राइवेट ट्यूशन करते थे, ट्यूशन के 10-10 20-20 हजार रुपया फीस लेते थे, लेकिन उतनी फीस लेने के बाद भी उनके बच्चे पास नहीं होते थे। जब मैं फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, फ्री कोचिंग में बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज ऑल ओवर गुजरात में गया कि ये कौन है भावेश परमार, कि यार इनके थ्रू इतने सारे बच्चे अहमदाबाद स्कूल में एडमिशन लिया। तो फिर पूरे गुजरात से, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आने शुरू हो गए कि हमको भी आपसे पढ़ना है। अब देखिए, मैं तो एक आदमी हूं, मैं इतने से तो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब और क्या किया जाए, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मेरा तो जॉब भी करना है, ये तो कोचिंग तो पढ़ाना तो मेरा सिर्फ शौक था। मैंने तो सिर्फ शौक के लिए किया था कि पे बैक टू सोसाइटी। तो मैं ये मिशन पे चल रहा था कि कैसे भी करके मैं सोसाइटी को क्या करूं, मैं सोशली उसको अवेयरनेस लाऊं, एजुकेशनली अवेयरनेस लाऊं। तो उसके लिए मैं सोशली मैंने ट्राई किया, सोशली में मैं सक्सेस गया, लेकिन इतना सक्सेस नहीं गया कि मैं कुछ आउटपुट निकाल पाऊं, क्योंकि लोग मूवी देखकर चले जाते थे, लोग मोमबत्तियां जलाकर, केक काट कर चले जाते थे। ठीक है, लोग बाबा साहेब का फोटो एक दूसरे को देकर या ये करके चले जाते थे, लेकिन आउटपुट जीरो। जबकि जे शिक्षा के लिए मैंने किया तो 11 बच्चों के परिवार वालों को एक हाँस हुई कि नहीं, हमारा लड़का गया स्कूल में, अब उसको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि वो 11 बच्चे एक ना एक दिन अच्छे से अच्छे अफसर बनेंगे। सो दैट्स कॉल्ड आउटपुट। बट अब बात आई कि गुजरात के हर एक जिले में पहुंचने की, तो अब क्या किया जाए। फिर मैं बहुत सोचा शांति से बैठकर। फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं पढ़ाऊं क्लास में, लेकिन मुझे सारे गुजरात के बच्चे देखे। तो फिर हमने ट्राई किया कि एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला। तो जब ये वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला तो कम से कम 4 से 5 हजार व्यू आए, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये एक वीडियो में इतना आया, तो फिर चलो ना यूट्यूब चैनल ही बना देते हैं, कि अपना चैनल बनाएंगे तो इससे रेगुलर सबको मिलता जाएगा हमारा एजुकेशन, और इस सिस्टम से सब, किसी को कंप्लेन नहीं रहेगा, हर एक जिले के लोग देखते जाएंगे। और इस जरिए हमने जो मिशन एजुकेशन करके यूट्यूब चैनल बनाया, और मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल का पहला ही चैप्टर हमने डाला, जिसके अभी 32,000 व्यू हो चुके हैं।
तो ये हमको पहले ही दिन इतना सारा व्यूअर्स मिले तो हमको बहुत ये हुआ कि नहीं, इतने सारे लोग इतने रेगुलर पढ़ना शुरू किया। फिर वन बाय वन चैप्टर हम डालते गए, चैनल भी हमारा अच्छा चलने लगा और हर एक जिले से बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लगे कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इवन कि हम जो पेरेंट्स को मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते थे उसके भी वीडियो डालते थे। नवोदय विद्यालय स्कूल क्यों है, उसको क्यों करना है, उनके अंदर माँ बाप का क्या योगदान है, तो वो सब हम डालते थे। जितने भी मोटिवेशनल के रिलेटेड कुछ भी चीजें होती थी वो डालते रहते थे। तो एक एजुकेशनली अवेयरनेस हमने लानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद भी मुझे लगा कि अभी भी कुछ कम हो रहा है, अभी भी कुछ ऐसा छूट रहा है, कुछ ये मिस हो रहा है कि जिस वजह से हम चाहिए इतना नहीं, उस समाज के अंदर इतनी ये नहीं हो रही है। फिर मुझे लगा कि यार मेरे को सिंगिंग का भी बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि चल बोलो इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं उसके लिए सच ऑलवेज मैं ढूंढता था, मैं फेसबुक पे छोटे छोटे गाने गा के रख देता था, इंस्टाग्राम के ऊपर गाने, तो मेरे गाने लोग पसंद करते थे। लोगों के बर्थडे के ऊपर मैं मेरे को लोग फरमाइश देते थे, भाई इसमें मेरी वाइफ का बर्थडे आप ये गाना गाइए ये। तो मैंने सोचा यार ये मैं ऐसे ही शौक से गा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ ना समाज के लिए कुछ गाऊं मैं। फिर मैं ऐसे में ढूंढने लगा सर्च करके कि ऐसे समाज के अंदर ऐसे कौन कौन से अच्छे सिंगर है। फिर एकदम से मेरे ध्यान में आए कि एक दशरथ भाई सालवी करके है यार, ये मैंने दो तीन जगह पे उनके प्रोग्राम्स वगैरह के सॉन्ग्स, यार इनकी आवाज में तो जादू है कि ये तो बहुत अच्छे सिंगर है यार, इनको साथ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वही टाइम पे उनका जय भीम बोली ने दुनिया सर करवाना ये सॉन्ग आया। तो ये सॉन्ग इतना सुपर हिट रहा, मिलियंस ऑफ व्यू इसके मिले और काफी फेमस हुआ। ये गाने ने क्रांति ला दिया समाज में। आई एम सैल्यूट दशरथ सालवी। मैं बहुत दुखी भी हूँ और कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मेरे मैं बोलूं कि वो मेरे मेरे दाहिना हाथ था वो। तो मैंने उनको दशरथ भाई सालवी को बोला कि यार हम अ, साथ मिलते हैं और कुछ करते हैं समाज के लिए। मेरे को करना है, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो जुनून है, बस आप मेरे को साथ दो। तो बोला कि भावेश भाई आप बोलो, मैं जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। फिर बोला कि मेरे पास बहुत सारे गाने हैं, मैं ना भावेश भाई मैंने पूरी पूरी रात लिखा है। मैं खून के आंसू रोया हूँ, मैं बाबा साहेब को पूरा पी गया हूँ, मैं किताबें ज्योतिराव फूले की, रविदास की, सब इतनी किताबें मैंने पढ़ी है। सब पढ़ पढ़ के मैंने पूरा निचोड़ लिया है। और मेरे पास कम से कम 4 से 5 हजार प्लस गाने हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो टेक्निक नहीं कि मैं क्या करूं। मैं तो सिर्फ स्टेज का एक कलाकार हूँ, 2 4 5 हजार के लिए गाने गाने के लिए कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ। तो मेला बोला कि दशरथ भाई एक काम करते हैं, मेरे पास एक और कंसेप्ट है। बोले क्या है? मैंने बोला देखिए कि हमारे यहाँ लोग कोई नई चीज को ढूंढते हैं, ठीक है। सपोज समझ लो कि जैसे गुजरात है, तो गुजरात के अंदर कोई त्योहार फेमस हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, उत्तरायण हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि वो कंसेप्ट को पकड़कर या वो मोनोपोली को पकड़कर उसके अंदर पैसे खर्च करते हैं, उसके अंदर एंजॉयमेंट लेते हैं। सपोज यूं पकड़ लो कि एग्जांपल लेते हैं कि एक नवरात्रि का, कि नवरात्रि के अंदर क्या है कि अभी हमारे यहाँ नवरात्रि में लोग गरबा गाते हैं। अब लोगों गरबा में क्या है कि अलग अलग देवी देवताओं के गरबे गाते हैं। बाबा साहेब ने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में ये आता है कि मैं किसी में भी नहीं बिलीव करता हूँ, बराबर। मैं सिर्फ बौद्धिज्म में मानता हूँ। लाइफ के एंड में उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम समाज के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा एक गरबा के थ्रू लाया जाए। क्योंकि किसी को पता नहीं कि महाकाली माँ ने क्या किया, किसी को पता नहीं भोलेनाथ ने क्या किया, किसी को पता नहीं गणपति जी ने क्या किया, लेकिन उसके अंदर बताते थे गणेश देवा, ठीक है, हाँ, जय अम्बे जगदम्बे माँ। तो ये सब गरबा सुनकर उनको पता चलता था कि अम्बे माँ ने क्या किया। गरबा सुनकर पता चलता था कि गणपति जी ने क्या किया। गरबा सुनकर पता चलता था कि महादेव जी ने क्या किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गरबा ही गाए लोग, लेकिन सुने बाबा साहेब की कथा। गरबा ही गाए और सुने सावित्री बाई। गरबा ही गाए सुने रविदास जी की कथा। गरबा ही गाए सुने कबीर जी। जितने भी हमारे महापुरुष है सबको गरबे में डाल दो, ठीक है। और नवरात्रि को आप पूरा
विजयादशमी महोत्सव में, मतलब कि एक भीम गरबा वो कंसेप्ट में आप कन्वर्ट कर दो। जब ये चीज होगी ना तो ऑटोमेटिकली एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया दौर समाज में शुरू होगा। तो वो तो पागल हो गए यार, बारिश भाई कहाँ से सोचते हो आप। ने बोला आप देखना ये चीज हमारी, ये मेहनत हमारी रंग लाएगी। और फिर ये चीज को पकड़कर हमने काफी सलाह मशवरा किया, दोलका के कुछ फ्रेंड्स से उनके साथ बैठे हम, और उनके साथ बैठकर फिर हमने ये एक एल्बम को पूरा ट्यूनिंग किया। और यहाँ अहमदाबाद स्टूडियो है, वहां पर ही जाकर मेरे और दशरथ सालवी के साथ दोनों की आवाज में ये पूरा 22 गरबा हमने 1 घंटे का डीजे गरबा, भीम गरबा पार्ट 1 उसका एक ट्रैक रेडी किया। और ये ट्रैक हमने रेडी करके फिर दोलका के अंदर ही हमने उसका भव्य लोकार्पण रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये रखा है लेकिन लोगों के बीच पहुंचाना, लोगों के दिमाग में ये चीज घुसानी है, तो लोगों को कुछ दिखाना, कुछ बड़ा करके बताना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दूंगा, ऐसे ही MP3 में दे दूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मैंने क्या किया कि ये जो गरबा का लोकार्पण रखना है दोलका के अंदर, तो उसका मैंने जितने भी अपने सोशल लीडर थे, जितने भी अपने बहुजन एक्टर्स थे, जितने भी अपने बहुजन सिंगर्स थे, सबको मैंने बोला कि आप इसका एक प्रमोशनल वीडियो बनाओ, और ये प्रमोशनल वीडियो का हमको सभी जगह स्प्रेड करो, कि उस वजह से हमको जो धोलका में लोकार्पण रखना है ये एल्बम का, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और फिर धोलका के सभी जितने भी फ्रेंड्स थे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मेहनत को बहुत बड़ा रंग मिला, और भव्य लोकार्पण धोलका के अंदर हुआ। और अभी उसका यूं समझ लो कि 2 से 3 लाख प्लस व्यूज है। तो ये कंसेप्ट के साथ हमने बहुत ही समाज के अंदर क्रांति आई, और एक नया ही दौर भीम गरबा के साथ समाज के अंदर शुरू हुआ। अब बहुत ही अच्छा मेरा काम मैं कर रहा था, मुझे भी बहुत खुशी मिल रही थी, और तीनों तरीके से सोशली, एजुकेशनली, दोनों तरह, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब इन बिटवीन मेरा जो जॉब का दौर था वो 14 साल हो गया था, और सडन ही कोरोना पीरियड आया। कोरोना में ही दोस्तों इन बिटवीन मेरा भीम गरबा पार्ट 2 था, वो भी हमने रेडी कर दिया था कि दशरथ भाई अब लोगों की फरमाइश से आ रहे थे कि भीम गरबा पार्ट 2 भी अब लॉन्च करो। और हमने भीम गरबा पार्ट 2 हमने रिकॉर्ड भी कर दिया पूरा ट्रैक। और मेरा सितंबर यूं समझ लो कि जून 2020 में मेरा ट्रांसफर हो गया बड़ौदा। और मैं बड़ौदा, मुझे दिल्ली जाना होता था। अब बड़ौदा में जॉब के लिए दिल्ली बाइक लेके जाता था। 3 महीने तक मैंने कंटिन्यूअस अप डाउन किया बड़ौदा। 3 महीने तक कंटिन्यूअस मैं वहां पे जा रहा था। और 8 सितंबर 2020 को मैं सुबह में 9:30 बजे मैं रनौली GIDC तक पहुंचा था, और मुझे पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दिया। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, क्योंकि एकदम से सडन जो हुआ था, एक जो टक्कर लगी थी, मैं पूरा हवा में उछल गया। उछल के मेरे पहले तो यहां टक्कर लगी, और मैं पूरा ट्रक के नीचे घुस गया, और मैं टायर के पास जाके गिर गया। टायर के पास जाके गिर गया, ट्रक रुक गई। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हुआ। अब एक्चुअली जो यहाँ पे टक्कर लगी थी, मैं सीधा पीठ के बल गिरा था। पीठ के बल गिरने से मेरे पीछे के तीनों मणके टूट गए, और ऑन द स्पॉट मेरी यहाँ नीचे से दोनों पैर है ये सेंस चली गई। तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ धूल मिट्टी उड़ी है। लेकिन वापिस फिर से ट्रक स्टार्ट हुआ। ट्रक वाले ने शायद पीछे देखा था, तो उसको पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं तो ट्रक के नीचे था। और वापिस उसने ट्रक स्टार्ट किया, और ट्रक पूरा यहाँ मेरे बदन से मेरी चारों पसल और 5 पसलियां तोड़ी, और इधर पूरा 3 टुकड़े हुए। इधर ह्यूमरस फ्रैक्चर है मेरा, 1.25 फुट का प्लेट है।
और जैसे कि मेरे को तो आंख कान नाक में से पूरे ब्लड के फुव्वारे फूटते ऐसा हो गया। मैं अभी तो मेरा, आप मेरे को देखकर आपको नहीं लगेगा कि मेरा कैसा कंडीशन है, लेकिन ये फोटोग्राफ्स वगैरह में आप देखेंगे कि मेरे उस वक्त क्या हाल थे। मैं इतनी रूड कंडीशन में आ गया कि मैं यहाँ 20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। और उसके बाद मेरे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। सेम डे मेरा स्पाइन का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट बोला कि पेशेंट को सेंस चला गया है नीचे, लोअर पार्ट में, यहाँ से कोई सेंस नहीं है। अब जो भी है वो पेशेंट को आप वही कंडीशन में जीना है। और वहां पे हॉस्पिटल में मैं 12 दिन तक बड़ौदा हॉस्पिटल में मैं रहा। 12 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे को सडनली इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया लंग्स का, क्योंकि जो पसलियाँ टूट गई थी उस वजह से मेरा पूरा बॉडी फूल गया और मेरा O2 लेवल डाउन हो गया। मेरा ब्रीथिंग पावर बहुत कम हो गया। मैं सांस ही नहीं ले रहा था। बड़ौदा से बहुत सारे सोशल लीडर, अहमदाबाद से, पूरे गुजरात से आ रहे थे मुझे मिलने के लिए। कुछ तो अंदर आईसीयू में आ जाते थे कि भावेश भाई से मिलना है। तो ऐसी कंडीशन में मिलने भी नहीं देते थे, लेकिन कंडीशन मेरा इतना रूड हो गया था कि कैसे भी करके मुझे बचाना था। तो रात को 12 बजे मेरे फैमिली वालों को बुलाया और बोला कि ये पेशेंट को आप यहाँ से ले जाओ, हम इनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। और वहां पे कोरोना पीरियड चल रहा था, तो बड़ौदा में जितनी भी हॉस्पिटल थी सब जगह पे वेंटिलेटर फुल थे। फिर बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स लगाए 2 से 3 घंटे सब जगह, और बहुत सारे डॉक्टर्स का भी कंसल्ट किया। तब जाके बड़ौदा की दूसरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी मिली हमको, और वहां पे रात को मुझे शिफ्ट किया गया। और वहां मैं गया, वहां पे मेरा RT-PCR हुआ। सुबह में रिपोर्ट नेगेटिव आया कोरोना का, और फिर वहां पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो फैमिली वालों को लगा कि अब कुछ अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे अभी और तो इंजरी के ऑपरेशन बाकी थे। सिर्फ 1 और 2 ही ऑपरेशन हुए थे। पीछे स्पाइन का हुआ था, वहां पे 3 स्क्रू डाले हैं, और इधर पेल्विक, इधर ह्यूमरस का हुआ था, यहाँ पे पौने फीट का प्लेट डाला हुआ है। अभी पेल्विक का तो मेरा पेंडिंग ही था, क्योंकि बॉडी वो कंडीशन में नहीं था कि ऑपरेट किया जाए। 2 ऑपरेशन किए थे। और जैसे ये हॉस्पिटल में लाए उसी दिन रात को वापिस मेरा O2 डाउन हो गया। इतना डाउन हो गया कि वो लोग मुझे बचा न पाने के मूड में आ गए थे, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे यहाँ पे वो बलून्स वगैरह सब लगा दिए थे, और सडन सडन मेरा हार्ट बंद हो गया। डॉक्टर्स ऑल आर वेरी शॉक, ये क्या हो गया। ये पेशेंट के लिए आप नहीं मानेंगे, नीचे 600 से 650 लोग खड़े थे हॉस्पिटल के नीचे, कि ये आदमी के पीछे इतने लोग क्यों है, अब ये इसको क्या हो गया। और उन्होंने फिर मैन्युअली स्टार्ट किया, और मैंने भी रिएक्शन देना शुरू किया, और सडन वापिस हार्ट मेरा शुरू हो गया। वो बहुत ही मुश्किल मोड़ था। और उसके बाद फिर मैं धीरे 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 मेरा बॉडी रिएक्ट करना, मेरे को धीरे धीरे कॉन्शियस होता गया होता गया होता गया। और 10 दिन बाद फिर मेरा पेल्विक के लिए डिस्कस हुआ, और फिर पेल्विक का भी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा ऐसा बोला मुझे। यहाँ पर आगे भी 6 इंच का प्लेट डाला हुआ है। तो बॉडी में 3 ऑपरेशन हो गए। अब उसके 10 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए बोला गया कि आप अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेंगे। तो उसके लिए मुझे यूरिन के लिए रखा गया, कि सुबह में मेरा कैथेटर निकाल दिया, कि पेशेंट को अगर नॉर्मल यूरिन आता है तो हम विदाउट कैथेटर डिस्चार्ज देंगे। तो सुबह 7 बजे से मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया, बार बार सोनोग्राफी टेस्ट करते थे। सुबह 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, रात को 11 बज गए, लेकिन 17 घंटे भी एक ड्रॉप यूरिन नहीं आया। तो उनको पता चल गया कि मुझे ब्लीडर का जरा भी सेंस नहीं है, पेशेंट को विद कैथेटर ही डिस्चार्ज देना पड़ेगा। और फिर 21 अक्टूबर को मुझे कैथेटर के साथ उन्होंने डिस्चार्ज दिया। बड़ौदा से सीधा स्पेशल एम्बुलेंस करके हम अहमदाबाद आना सही समझा। ना धोलका ना मैं अहमदाबाद मेरे नेटिव प्लेस में, क्योंकि धोलका में ना अच्छे फिजियोथेरापिस्ट थे, ना ही मैं अहमदाबाद में। बोला कि आपको अहमदाबाद में अच्छे फिजियोथेरापिस्ट मिलेंगे। तो अहमदाबाद में हमने फिर मकान हायर किया रेंट पे, और वहां पर एक्सप्रेस हाईवे से सीधा आए और अहमदाबाद में रुके।
और नेक्स्ट डे से मेरा फिजियोथेरेपी शुरू किया। मेरे को इतना पता चल गया था कि अब मेरे साथ जो हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि दूसरे दिन से ही लोग को मिलना आना शुरू हो गया। तो लोगों ने स्टोरियां कहनी शुरू कर दी, अरे यार भावेश भाई, आप तो इतने अच्छे थे, आप तो समाज के लिए इतना अच्छा करते थे, आप तो इतनी अच्छी पढ़ाई करते थे, पढ़ाई कराते थे, आप तो इतने अच्छे सिंगर है यार आपके साथ। मैंने बोला यार, आप ऐसे सहानुभूति मत, ऐसी बातें मत करो यार, कुछ स्ट्रॉन्ग वाली बातें करो, मेरे को इंटरनली मोटिवेट होना पड़ता था। आप तो मेरे को यार समझा रहे हो, मेरे को ही रुला रहे हो। जो भी आता था रोते रहते थे, जितने भी आते थे रोते थे। मैं बोलता था कि भाई जिसको रोना है प्लीज अंदर मत आओ, क्योंकि मैं इतना समझ गया था कि अगर ये इंजरी में खड़ा होना है तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हमने उसके 10 से 15 दिन में ही अच्छे से स्पाइन स्पेशलिस्ट का कंसल्ट स्टार्ट किया कि एक्चुअली ये इंजरी में हुआ क्या है, ये इंजरी क्या है। फिर मैंने सर्च करना, जैसे कि मैं समझ जो मैंने सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहा था, कि मैंने जो अवेयरनेस के लिए जो भीम संघर्ष गाथा करता था, जो मैं मूवीज वगैरह का करता था, सब सेलिब्रेशंस वगैरह करता था, एजुकेशन के लिए नवोदय फ्री कोचिंग करता था, सिंगिंग के जरिए भीम गरबा एल्बम वगैरह ही करता था, उसी तरीके से मैंने इसके लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया कि अभी मेरे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर। क्योंकि अगर मैं यहाँ अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो मैं कुछ अपने लिए, परिवार वाले, समाज के लिए कर पाऊंगा। जब तक मैं खुद ही फिजिकली फिट नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे स्पाइन स्पेशलिस्ट का कंसल्ट किया, अच्छे अच्छे इंडियन के स्पाइन स्पेशलिस्ट कंसल्ट करने के बाद एक ही डिसीजन था कि भावेश भाई, यू कांट वॉक। तो पैरों नीचे से जमीन खिसक गई कि यार, आप 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन कुछ जान पहचान से हमको 15 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई उनकी, और उन्होंने ऐसा कह दिया कि आप नहीं चल सकते। तो मैं उनको मुंह पे बोला कि सर, आई विल वॉक, एंड वेन एवर आई विल वॉक, फर्स्ट आई विल कम टू मीट यू। उन्होंने बोला कि गुड कॉन्फिडेंस, बट आप अभी तो सिविल पैराप्लीजिया जाइए, वहां पे आप अपना अपर बॉडी पार्ट मजबूत कीजिए, व्हील चेयर पे लाइफ पास कीजिए। ये तो मूवमेंट कब आएगा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि जो स्पाइनल डैमेज हुआ है। अब जो आदमी 24 आवर ऐसे समाज के लिए बाहर रहता था, जॉब करके आने के बाद भी मैं पूरी पूरी रात तक बाहर घूमता रहता, आज मैं 4 दीवार में ऐसे कैद हो गया, अब क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने शुरू किया अपनी वो संघर्ष की कहानी वहां से कि नहीं, मैं करूंगा। दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, 21 अक्टूबर 2020 को मैं डिस्चार्ज हुआ था। 22 अक्टूबर 2020 मेरा बर्थडे है। उसी दिन दशरथ भाई और सचिन सालवी और दूसरे दोस्त बर्थडे केक लेके आए, वो लोग रोए। मैंने बोला यार क्यों रो रहे हो, अभी तो अभी शुरुआत है। अभी अगर ये समझ लो कि मैं यहाँ से हिम्मत हार गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग मेरी फिजिकल फिटनेस देखते थे, क्योंकि मेरे ना ये हाथ मेरा इतना भी उठता नहीं था, ये तो पूरा ऐसे ही रिस्ट ड्रॉप ही हो गया था, यहाँ फ्रैक्चर होने से ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। ये दोनों हाथ यूं यूं पड़े रहते थे, और ना ऐसे भी बैठना बैठना भी मेरे लिए नहीं था, मुझे 6 लोग उठा देते, मैं से करवट भी नहीं ले पाता था। यहाँ पे प्लेट दलाए, यहाँ पे प्लेट दलाए, यहाँ पे ट्रिंक्स को, मैं सोऊंगा कैसे। यहाँ पे कैथेटर डाला है, यहाँ पे नली है, यहाँ पे नली है, ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मजबूत रखा, और मैंने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करके स्टार्ट किया। अब मेन चीज यही थी दूसरी ओर, कि दशरथ भाई मुझे रेगुलर मिलने आते थे। वो बोलते थे कि भाई कोरोना में तो हमारा सब, हम तो प्रोग्राम के ऊपर हमारी आमदनी वगैरह थी, अब हमारा तो खाना पीना भी नहीं रहा। हम सोच रहे थे कि अगर हमारा भीम गरबा पार्ट 2 लॉन्च होता तो उससे हमको कुछ प्रोग्राम्स वगैरह मिलते या कुछ ये था। अब ये तो वो भी नहीं हो पाएगा। मैंने बोला दशरथ भाई आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ बेड पे लेटे लेटे ये सब करूंगा, मैं यहाँ बेड पर लेट कर सब मैनेज करूंगा। और आप नहीं मानेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने मैंने कंटिन्यूस एक्सरसाइज चालू रखा। 14 अप्रैल बाबा साहेब की जन्म जयंती, और उसके कंप्लीट 1 महीने पहले मुझे भीम गरबा पार्ट 2 लॉन्च करना था। लेकिन उसके पहले मैंने बोला कि मैं कैसे भी करके मैं स्टेज पे आऊंगा, और वो भी मैं विदाउट कैथेटर आऊंगा। मैं सबसे पहले ब्लेडर का सेंस भी लाऊंगा,
और मैं स्टेज के ऊपर 3 से 4 घंटे में बिंदास बैठ पाऊं ना, उतनी मैं फ्री सिटिंग एबिलिटी भी लाऊंगा। वो समझ कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यार भावेश भाई ये क्या बोल रहे हैं यार, क्योंकि वो सब सब जान चुके थे कि स्पाइनल इंजरी क्या है, ये पेशेंट तो मरने वाला है, ये इंजरी में पेशेंट जीता नहीं है। अब ये कैसे बोल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस है अंदर, कैसा विल पावर है अंदर, कौन सी पॉजिटिविटी से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे को पता था कि जिसमें हौसला होता है ना वो कुछ भी कर लेता है। और मैं वो हौसले के साथ वन बाय एक्सरसाइज करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया साथियों। और आप नहीं मानेंगे, मैंने 3 मार्च 2021 को कैथेटर निकाल दिया। 3 मार्च 2021 को मैंने कैथेटर निकाल दिया। और जो 13 मार्च 2021 को हमने धोलका के अंदर भीम गरबा पार्ट 2 का मैनेजमेंट, धोलका के साथियों, आई एम सैल्यूट ऑल द धोलका फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे साथ, मैं बेड के ऊपर फोन से लेटे लेटे मैंने मैनेज किया धोलका में साथियों के साथ। और वापिस वो भीम गरबा पार्ट 2 का लोकार्पण किया। हेमंत चौहान जी वो हमारे साथ, क्योंकि उनको अभी राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। सचिन सालवी जी बहुत अच्छे सिंगर है, विशारद है वो भी हमारे साथ इसके अंदर जुड़े। और हम चारों सिंगर, मैं भावेश परमार, दशरथ सालवी, श्री श्री हेमंत चौहान और सचिन सालवी, हम चारों लोगों ने मिलकर वो एल्बम का वहां पे भव्य लोकार्पण किया। बहुत ही वो एल्बम को हमको सक्सेसफुल मिला, बहुत ही सक्सेस हुआ वो एल्बम। और सक्सेस तो उसीलिए ज्यादा मिला कि भाई हमने ये कंडीशन में किया। दशरथ भाई की आंखों में हर खुशी के आंसू थे कि नहीं कुछ कुछ तो चमत्कार ही है। फिर धीरे धीरे मैं रिकवरी लेता गया, डे बाय डे। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त महीने में तो मैं वॉकर लेकर खड़ा हो गया। नो डाउट दोनों घुटनों में स्ट्रेंथ नहीं था, दोनों घुटनों में वो ब्रेसिस पहनने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ हाथों में आ गया था कि मैं बॉडी वेट तो वेट बेयरिंग कर सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 23 सितंबर 2021 को सडनली मुझे रात को 11:30 बजे ब्रेन स्ट्रोक आया। और पूरा फैमिली फिर कंफ्यूज, मुझे 108 में एलजी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एलजी हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे उन्होंने सर्च किया कि पेशेंट को ब्लड क्लॉट है लेफ्ट ब्रेन में और उसका अर्जेंट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एमआरआई बोला कि ये पेशेंट को ऐसे क्यों लेके आए आप, ये पेशेंट चल नहीं क्यों सकता। तो बोला कि सर इसको तो पैराप्लेजिया है, उसको पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था। तो बोले पिछले साल के कोई एमआरआई से, तो बोला कि हाँ। फिर उन्होंने वो एमआरआई स्टडी किए तो उसमें आया कि मुझे पिछले साल ही ऑलरेडी ब्लड क्लॉट था। और वो 43/46/49, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। पिछले साल उससे कम था, 1 साल में 1 सेंटीमीटर ब्लड क्लॉट बढ़ गया। आपको इमीडिएटली ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा तकलीफ होगी। फिर उसके बाद हमने बहुत सी हॉस्पिटल के अच्छे अच्छे न्यूरो स्पेशलिस्ट का कंसल्ट किया, न्यूरो सर्जन का कंसल्ट किया कि अगर ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एक ही साल में 3 ऑपरेशन हो चुके थे और खर्चा भी 15-20 लाख हो गया था। इकोनॉमिकली और फिजिकली दोनों तरीके से मैं टूट गया था। लेकिन बात ब्रेन की थी तो इतना सडनली तो डिसीजन नहीं, 1 महीने तक हमने दूसरे दूसरी जगह पे ओपिनियन लेते रहे। उसके बाद जाइडस हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक पटेल, उनका कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन मस्ट बी कंपलसरी, कैसे भी करके आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर सीजर्स मतलब कि आपको जो स्ट्रोक आया है वो कंटिन्यूस स्टार्ट हो गया ना तो बहुत तकलीफ होगी। और हाँ, ये ऑपरेशन में भी रिस्क तो है ही, क्योंकि आपके जो लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आफ्टर ऑपरेशन आपके राइट आई का विजन चला जाएगा या आपका राइट बॉडी पार्ट टोटली पैरालाइज हो जाएगा। मैंने बोला देखिए सर, आधा तो हूं नहीं मैं, नीचे से कुछ नहीं है, अब इतना भी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इतना तो रहूंगा, इससे तो काम कर ही लूंगा मैं, मुझे इतने पर भी भरोसा है, कुछ जितना भी चलेगा ना उससे मैं कर लूंगा। बस आप, क्योंकि अगर ये जो आ गया तो मैं पूरा चला जाऊंगा, तो इससे बेटर है ना कि अगर इतना है तो इतना चौथे से भी कर लूंगा मैं, मुझे तो अपने आप के अंदर इतना जज्बा है, जुनून है, इतना भी कर लूंगा। और फिर मेरा 22 अक्टूबर 2021, वो भी दिन मेरा बर्थडे ही था।
उस दिन जाइडस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, 4.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 4.5 घंटे ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर लेके आए, ऑपरेशन थिएटर के आईसीयू में रखा स्पेशल में। वहां पे मेरा आई चेक किया, मैं आई कैन सी, मैं देख सकता था। हाथ भी ऊंचा किया मैंने, मेरा हाथ वर्क कर रहा था। सब डॉक्टर्स नर्स वगैरह खुश हो गए। हॉस्पिटल में आईसीयू में मेरे से गाना भाई साहब गाना गाया, मैंने तुरंत एक गाना भी गाया वहां पे। मतलब पहला ऐसा पेशेंट देखा, सब आईसीयू दूसरे पेशेंट यूं करके पड़े। ब्रेन के पेशेंट कैसे होते हैं, जबकि मैं हूं, मेरे को यहाँ से खून निकल रहा है। इसके भी फोटो में डालूंगा, देख लीजिएगा। पूरा सर के ऊपर से बाल निकल दिए थे, यहाँ से इतना करके इतना काटा हुआ था, चौथा भाग ब्रेन का काटा हुआ था। और ट्यूमर भी कितना, 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, 5 सेंटीमीटर। मुझे लो ग्रेड ग्लाइमा कहा गया और मुझे अब क्वार्टरली एमआरआई कराना है। बोला कि आपको ग्रेड 2 है। उसके बाद मैं 2 महीने फिजियोथेरापी नहीं कर पाया, पूरी पूरी रात 15 दिन तो ऐसे सर पकड़ के बैठा रहता था। इतने झटके आते थे कि बात ही मत पूछो। वो तो जिसको ब्रेन ऑपरेट किया उसको ही पता चलता है कि ब्रेन सर्जरी के बाद क्या हालत होती है। पूरी पूरी रात नहीं सो पाते, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो ना, ऐसे पकड़ के बैठा रहता था मैं। ऐसे मैंने 15-20 दिन निकाले, तब जाके मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर हो पाया। और 2 महीना में एक्सरसाइज नहीं कर पाया, फिर मैं अपने नेटिव धोलका में शिफ्ट हो गया। फिर वहां पे मैंने फिजियोथेरापी स्टार्ट किया। फिर वहां दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2022, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने में धोलका में फिजियोथेरापी किया। वहां पर भी अच्छा रिकवरी लिया, लेकिन फिर भी कुछ खूट रहा था कि यार अभी भी चाहिए, ऐसा रिकवरी नहीं आ रहा है। फिर वापस मैं यहाँ अहमदाबाद में सोचा कि कोई अच्छा रिहब मिलता है तो ठीक है। फिर वो फिजियोथेरापिस्ट थे मेरे मैडम, उन्होंने कंसल्ट करवाया है अहमदाबाद में कि यहाँ पे अच्छा रिहब सेंटर है और आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करिए, यहाँ पे आपको रिकवरी मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे काफ़ी खर्चा है, मैं आपको खर्चा बता नहीं पा सकता हूँ कि कितना खर्चा है। मेरा रिहैब का खर्चा, रिहैब की फीस, मेरा होम केयर का खर्चा, आने जाने का खर्चा, मेरी सर्जिकल आइटम्स का खर्चा, बहुत खर्चे हैं। अभी भी यूरिन में यहाँ ये यूरिन टब में ही करता हूँ, मुझे यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं जब आता है मुझे इसमें करना पड़ता है। स्टूल नॉर्मल नहीं है, स्टूल भी कॉन्स्टिपेशन रखता है, अगर नहीं करूँगा तो 2 दिन 3 दिन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत तकलीफ है जो मैं सब नहीं कह सकता हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं ये सर्वाइव करके भी मुझे खड़ा होना है, कैसे भी करके मैं इसमें खड़े होकर दिखाऊंगा। और जब मैं इसके अंदर सर्फिंग किया है मैंने 2 साल गूगल के अंदर, यूट्यूब में, तो मैंने देखा कि यार ये स्पाइनल कोड इंजरी का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, मेडिकल साइंस पागल है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये इससे अच्छा हो जाएगा, ये ये बाबा से मिल लो अच्छा हो जाएगा, ये दवाई खा लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये थेरापी करा लो अच्छा। किससे से नहीं होता है, किससे से, ओनली फिजियोथेरापी से, और वो भी आपके ब्रेन पावर से, आपके मसल्स को, उसके पावर को समझ कर ही आप रिकवर हो। और जब मैंने ये पूरा सर्व किया तब पता चला मेरे जैसे तो 10.5 लाख प्लस पेशेंट्स है who are passing their life on a bed and day by day they are going to death। अब इलाज ही नहीं तो करेगा क्या पेशेंट, मर जाएगा। मरने के अलावा कोई इसका हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार जहां पे हूं, जो जगह पे हूं, यहां से कुछ अच्छा काम करूं। और फिर मैंने मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर एक्सरसाइज के वीडियो बना के डालना शुरू किया, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे 3 महीने की इंजरी के अंदर ही जो मेरा वीडियो लेकर गए थे, उससे मोटिवेट होकर पूरे इंडिया से मेरे पे फोन आते थे कि आपने इतने टाइम में 3 महीने में अपनी इंजरी को समझ लिया, बहुत ही अच्छी चीज है, तो आप हमको बताओ ये कैसे रिकवर होगा। तो मैंने सोचा यार, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, वो बोल रहे कि सर मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, कोई बोलता है मैं त्रिपुरा से हूँ, कोई बोलता है मैं इंदौर से हूँ, कोई बोलता है मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा से हूँ, कोई बोलता है मैं दाहोद से हूँ, कोई बोलता है मैं कर्नाटक से हूँ, कोई बोलता है मैं उत्तराखंड, जम्मू से, सर मैं जम्मू से, यहाँ फिजियोथेरापी नहीं है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। कोई बोलता है मैं श्रीलंका से हूँ, कोई बोलता है मैं कोई बोलता है मैं पाकिस्तान से हूँ, उर्दू बोलता है समझ नहीं आता है मुझे, कोई बोलता है मैं लंदन, आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम कमिंग टू इन हैदराबाद, 2,50,000 रुपीज, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिकवरी। मैं समझ यार क्या करूं मैं, सब पागल है, सब मेरे को फोन कर रहे हैं। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके अंदर मैं एक्सरसाइज के वीडियो बनाकर डालना शुरू किया, और आप नहीं मानेंगे मुझे खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है रियली, कि
काफी लोगों को मेरी एक्सरसाइज के वीडियो देखकर रिकवरी मिल रहा है। बहुत से अब तक पेशेंट्स है जो लोग कैथेटर से फ्री हो गए, बहुत से पेशेंट्स है जो बोवेल टूल पास की प्रॉब्लम से फ्री हो गए, बहुत से पेशेंट्स है जिनका मूवमेंट शुरू हुआ है, बहुत से पेशेंट्स है उनके मेन तो पॉजिटिविटी, जीने की चाह। साले मर मर के फोन कर रहे थे मुझे, सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, यूरिन लीक हो रहा है सर स्टूल नहीं आ रहा है। बोलते थे सर फैमिली ने साथ छोड़ दिया है, सब पैसे नहीं है, ऐसे फोन मर मर के फोन करते। आज वही खुशी होकर फोन करते हैं, सर मम्मा आपको मिलना है। अभी पिछले वीक एक आए थे हमसे मिलने, गोपाल शेरकर करके थे, महाराष्ट्र एमपी इंदौर से आए थे। सर एक बार सिर्फ आपको मिलेंगे ना तो भी हमको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। तो ये होती है दोस्तों, मैं आपको लास्ट में ये वीडियो के एंड में यही कहना चाहता हूं, और मैं इतना तो यकीन से कहता हूं कि एक ना दिन मेरा भी मैं चलना वाला वीडियो आपको बताऊंगा। कहानी बहुत संघर्ष की है, मैंने बहुत सहा है, टिल डेट अभी भी देखो मैं सपोर्ट लेकर ही बैठा हूं। मैं कैसे बैठा हूं मेरा मन जानता है, लेकिन जब मेरे सामने कोई बोलता है कि मेरे को कमर में दर्द है, मेरे को घुटने में प्रॉब्लम है, मेरे को हंसी आती है कि यार तू सिर्फ 2 मिनट मेरा दर्द लेकर देख तो पता चलेगा, 2 मिनट किसी स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट का दर्द लेकर देख तब पता चलेगा, और उसके बाद कोई सोशल अवेयरनेस की बात करना तब पता चलेगा। और आज लोग जो सुसाइड करते हैं उनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो लास्ट में दोस्तों मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, 2 हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अपनी जिंदगी से कोई शिकवा मत करो। भगवान ने आपको 2 हाथ पैर आंख नाक कान दिए हैं, तो उसका अच्छा यूज करो, अच्छा एजुकेशन लो, ठीक है, अच्छी सी पढ़ाई करो, अपने समाज के लिए कुछ करो, जो हमको हमारे महापुरुषों ने राह दिखाई उसके लिए आगे कुछ, तब जाके हमको हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाज को हमारे ऊपर कुछ गर्व महसूस होगा, हमारे परिवार वालों को हमारे ऊपर गर्व, सबसे ज्यादा तो हमको हमारे खुद के ऊपर करके हमने कुछ किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने समाज के लिए किया। और लास्ट में 2 लाइंस मैं कहूंगा कि जग से हारा नहीं मैं, जाति से हारा हूं मैं, एक दिन चमकूंगा लेकिन भीम का सितारा हूं मैं। बाबाओ बाबाओ तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा, बाबाओ बाबाओ तुझसे ही मेरी सारी आशाएं, हो तेरी आशाएं मेरा जुनून। बस बस बहुत हो गया यार, ज्यादा ही आगे गा नहीं पाऊंगा मैं, इससे आगे नहीं गा पाऊंगा यार।